Hello guys, welcome back to my channel. I am Tanya Khanna. I am a cybersecurity specialist. I have worked in the industry for almost you can say 10 years or more, and I have handled many teams, many audits for various organizations, and I have experience in cybersecurity, which is ranging from uh, ITGC audits to statutory audits to ISO 27001, 2022, 2013, and NIST and PCI DSS and GDPR. So I guess when you are in an industry for quite some time, you tend to have a lot of feathers in your cap, and so is the case with me. I'm here because I know कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और दे वांट टू स्विच, और या तो वो कोई बेटर जॉब कर रहे हैं या तो कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि आना चाहते हैं इस फील्ड में। और ISO 27001 2022 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो, पर आप रिस्क एंड गवर्नेंस की टीम में आना चाहते हो, नॉट इन द सिम या VAPT वाली जगह पे, बट अगर आप बेसिकली गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस की टीम्स को ज्वाइन करना चाहते हो। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ISO 27001 2022। इसकी लास्ट वर्जन थी 2013, जो कि 2013 में आई थी। जस्ट 1 मिनट गाइज, आई जस्ट वांट टू चेक कि मेरा यूट्यूब लाइव हो रहा है कि नहीं। तो मेरे को एक सेकेंड दो, मैं बस एक दफ़ा चेक करती हूँ बिकॉज आई एम डूइंग दिस फ्रॉम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो जस्ट 1 सेकेंड। आई गेस हो रहा है, सो थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग, एंड जस्ट 1 सेकेंड। यप, हो रहा है। जस्ट जस्ट लेट मी चेक ऑन माई मोबाइल कि मेरा ये स्ट्रीम हो भी रहा है कि नहीं, एंड इफ़ इट्स स्ट्रीमिंग देन आई थिंक वी आर गुड टू गो। हाँ, तो मैं ये फ़ोन को यहाँ पे रख लेती हूँ अपने पास ही, क्योंकि कभी कोई चैट हो कुछ हो तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैं बता दूँ कि आज हम इसमें डीप डाइव करेंगे, और अगर आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं अपनी सारी नॉलेज जो मेरे को पता है मैं आपको समझाऊंगी। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई कि मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँ। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही लुक्रेटिव फील्ड है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड है टैलेंट की कि जितने लोग इसको सीख लें वो कम है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा दिल लगा के थोड़ा एफर्ट करके इसको सीखने की कोशिश करोगे तो वैसे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट डिफ़िकल्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ISO 27001 2022, ये वाला जो वर्जन है ये लास्ट ईयर आया था 2022 में। इससे पहले जो वर्जन आया था वो 2013 में आया था। ये वाले वर्जन में उन्होंने उसमें 2013 वाले वर्जन में आपको जानना ज़रूरी है कि 114 कंट्रोल्स थे, और अब वाले वर्जन में 94 कंट्रोल्स हैं जहाँ तक मुझे पता है। और ये वाले 4 कंट्रोल्स आई थिंक लास्ट जो 2013 वाला हमारा स्टैंडर्ड था उसमें फैमिलीज़ फ्रॉम 5 to 18, यानी 13 फैमिलीज़ होती थी। पर ये वाले कंट्रोल में देर आर ओनली 4 फैमिलीज़। ठीक है, तो ये बातें जो हैं दो तीन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। Let's get started. So, welcome and welcome back to my channel. And this is our first slide where we are talking about organization controls. So, organization controls के 37, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देर आर 37 कंट्रोल्स
for this particular family called organization controls. So इस particular family के there are 37 controls जिनको हम one by one discuss करेंगे. First control is policies for information security. That means के जो आपकी information security policies हैं वो टॉपिक स्पेसिफिक पॉलिसी जो है वो डिफाइन होनी चाहिए, मैनेजमेंट अप्रूव होनी चाहिए. उसको मैनेजमेंट अप्रूव कर दे उसके बाद आपको पब्लिश भी करना ज़रूरी है. और ऐसा नहीं है कि पब्लिश करके आप उसको कहीं रख दो. उसके बाद जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है कि भाई हाँ देखो हमने ये पॉलिसी बनाई है, आपको हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपको ये फॉलो करना है. एंड देन यू हैव टू गेट देम एक्नॉलेज. उनको एक्नॉलेज करवाओ कि भाई ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमने अप्रूव की है, हमने पब्लिश की है, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है थ्रू न्यूज़ लेटर और थ्रू ट्रेनिंग, और अब आप ये एक्नॉलेज करते हो कि आप इससे एडहर करोगे. सो और ये चीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स आपको रिव्यू करनी चाहिए, आपको जो उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने चाहिए एज पर वेरियस लॉज एंड दैट आर स्पेसिफिक टू योर लैंड. ये पॉलिसीज़ फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काफ़ी बेसिक कंट्रोल है, पर अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप आगे जाके बाकी चीज़ें भी बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाओगे. सो आई विल स्पेंड अ लिटिल ऑफ टाइम जिससे अगर किसी को कोई डाउट है कुछ है तो ईजीली समझ में आ जाए. सेकेंड 5.2 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो डिफ़ाइन की जाती हैं और एलोकेट की जाती हैं. ऑफ कोर्स आप किसी गेट कीपर को या किसी झाड़ू मारने वाले को सेफ की एक्सेस नहीं दे दोगे ना. और ये सिर्फ एक बेसिक बड़ा लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. और वैसे ही जो कंपनी का सीईओ होगा उसको सबसे ज़्यादा एक्सेस ग्रांटेड होगी. सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली सेज दैट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंपनी में दे शैल बी वेरी वेल डिफाइंड एंड एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स आर. कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बैंड के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग कि उनका क्या रोल है कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वेरी वेल डिफाइंड होनी चाहिए. अभी तक कोई डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट ऑन द कमेंट्स. आई एम एक्चुअली मॉनिटरिंग द कमेंट्स. Coming to the third control 5.3 segregation of duties. This is one of my favorite controls. ये मैं जब कभी interviews बोलती थी तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी segregation of controls. I don't know, sorry, segregation of duties, because it talks about that if there are conflicting duties or if there are conflicting areas of responsibilities, they shall be segregated so that there is no conflict. Okay, so coming to 5.4, which talks about management responsibilities, that says that management shall require all personnel to apply information security in accordance with established information security policy जो हमने 5.1 में पढ़ा, and specific role and specific policies according to the roles and procedures of the organization. मतलब जो एक organization के roles हैं उसके according management की responsibilities defined होनी चाहिए. It's a very self-explanatory this thing, but just we are getting started, so I am explaining this कि किसी को ये ना लगे कि भाई हमें नहीं समझ में आया. Contact with authorities 5.5 which says कि organization को establish और maintain करके रखना चाहिए contact with relevant authorities. 5.6 it talks about contact with special interest groups. अभी special interest groups क्या होते हैं, ये वो होते हैं जैसे ये मॉनिटर करते हैं कि आपके एरिया में, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हो तो आरबीआई के न्यू गाइडलाइंस क्या हैं, सेबी के न्यू गाइडलाइंस क्या हैं. अगर आप यूएसए में रहते हो तो कौन से आपके लॉ स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की जाती है. एंड देन दे कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू, जिससे आप भी अपनी कंपनी के जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, वही लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर लो. ये आपको देखने में बहुत ईजी लग रहा होगा, पर ट्रस्ट मी जब आप एक इंटरव्यू में जाओगे तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओके, so we have done contact with authorities, contact with special interest groups. Now coming to 5.7 which talks about threat intelligence. Now information security related threats shall be collected
analyzed to produce threat intelligence. This is a very self-explanatory control. 5.8 talks about information security in project management. So information security in project management shall be integrated into ऑल द प्रोजेक्ट्स अ कंपनी इज हैविंग. ऐसा नहीं है कि पहले हमने प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया उसके बाद कह रहे हैं जी अब ये गाइडलाइंस करनी है तो ये तो हम इनको एडहर नहीं कर रहे हैं, तो आप एक काम करो इनको दोबारा से आप अपने प्रोजेक्ट में जाओ और उसमें ट्वीक करके इसको इनबिल्ट कर दो. ऐसा नहीं होता. आजकल DevSecOps इज़ अ न्यू टर्म. आई हैव नॉट डिस्कस्ड इट ऑन माई चैनल बट सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो. DevSecOps कहता है कि जब आप डेवलपमेंट के फेज में हो तभी आप सिक्योरिटी अपने कोड में अपने प्रोजेक्ट में इनबिल्ट कर लो, जिससे एंड में आके आपको वो ब्रेक करके दोबारा दोबारा टाइम ना वेस्ट करना पड़े. दिस अ न्यू कॉन्सेप्ट which basically make sure that you integrate information security in your project management. Now, coming to 5.9, which talks about inventory of information and other associated assets. 5.10 talks about acceptable use of information and other associated assets. Acceptable use मतलब कि आप अपना जो ऑफिस का लैपटॉप है उसको कोई गलत चीज़ के लिए ना यूज़ करो. ओके, दे शुड बी सम रूल्स दैट यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम योर फर्म कि दीज आर द डूज, दीज आर द डोंट्स दैट यू शुड फॉलो. उसके बाद रिटर्न ऑफ एसेट्स. व्हेन अ पर्सन इज लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दे जनरली जब टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है तो जो भी उनका एम्प्लॉय होता है दे शुड रिटर्न द एसेट्स. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. बाय क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वी मीन कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी जो डेटा है, इंफॉर्मेशन डेटा या कोई भी relevant knowledge that you have, it shall be classified into the information security needs of organization based on CIA, that is confidentiality, integrity and availability of the interested party requirements. मतलब हमारी क्या requirements है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें उसके बेसिस पे क्लासीफाई करके किसी को बताना है, नहीं बताना है, पब्लिक करनी है, इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव क्लासीफाई करनी है या सिर्फ विद इन द कंपनी करनी है, प्राइवेट करनी है, कैसे हमें उसको मैनेज करना है, हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा. लेबलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी मच सिमिलर एंड अप्रोप्रिएट सेट्स ऑफ कंट्रोल्स और प्रोसीजर फॉर इंफॉर्मेशन लेबलिंग डेवलप होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू क्लासीफाई द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द ट्रांसफर रूल्स, procedures and agreements that are in place between the organizations and the third parties that we have. Now coming to 5.15 that talks about access controls. So basically 5.15 talks about rules to control physical, मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं, और लॉजिकल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड अदर एसोसिएटेड एसेट्स. अगर आप लैपटॉप के अंदर भी लॉग इन करते हो तो उसके अंदर भी एक एक्सेस है, और अगर आप कोई कंपनी के दरवाजे के अंदर जाते हो तो वो भी एक एक्सेस ही है. सो रूल्स टू कंट्रोल फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड अदर एसोसिएटेड एसेट्स दैट शैल बी एस्टैब्लिश्ड and implemented in the information security requirements. Now 5.16 talks about identity management, which talks about the full life cycle of identities that shall be managed. Then 5.17 talks about authentication information. Authentication information talks about allocation and management of authentication information. It shall be controlled by a management process including advising personal or appropriate handling of authentication of information. Basically आपको authenticate करना है कि जो आप हो वो, you understand. Allocation management of authentication information, basically कैसे हैंडल करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बारे में टॉक अबाउट करता है. ओके, 5.18 टॉक्स अबाउट एक्सेस राइट्स टू इंफॉर्मेशन आर classified into if they are provisioned that somebody has access, and they should be reviewed, they should be modified, they should be removed in organizations topic specific policy
and rules for access control. 5.19 talks about information security in supplier relation. 5.2, ये 5.2 नहीं है, 5.20 है, बट इसको ऐसे ही नेम करते हैं. तो 5.2 इट टॉक्स अबाउट एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद इन द सप्लायर एग्रीमेंट. सप्लायर हमारे थर्ड पार्टी वेंडर्स हो गए, या बेसिकली इसके अंदर हम एड्रेस करते हैं वेंडर रिस्क मैनेजमेंट की बात जब आती है तो हम वो भी एड्रेस करते हैं. तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शैल बी एस्टैब्लिश्ड एंड एग्रीड बाय द सप्लायर एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस दिस. 5.21 addresses about managing information security in the information and communication technology supply chain. तो सप्लाई चेन क्या होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, कि दो वेंडर्स हैं, किसी ने किसी को डेटा दिया, किसी ने किसी को सर्विसेज कुछ दी, और उसके बाद किसी के कोई सर्विसेज लेने के लिए कोई वेंडर आया. तो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स दैट आर डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क associated with the supply chains through the vendors and service providers is basically 5.21. Then 5.22 talks about monitoring, review and change management of supplier services. इसमें बेसिकली कह रहा है कि आपका अगर कोई चेंज मैनेजमेंट हो रही है सप्लाई सर्विसेज की, तो उसको आप मॉनिटर करो और रिव्यू करो और फिर उसको अप्रूव करो कि हाँ भाई ये सही है. So it talks about the organization shall regularly monitor, review, evaluate and manage change in supplier information security practice and delivery. 5.23 talks about information security for use of cloud services. अब इसमें cloud भी आ गया. अगर हम 2013 की बात करें तो उसमें cloud की बात नहीं कर रहे थे. So 27001 2013 में cloud की बात नहीं हो रही थी, पर इधर हो रही है. So process for acquisition, use, management and exit from cloud services shall be established in accordance with organization's information security requirements. ठीक है, अब we are coming to 5.24 which talks about information security incident management, planning and preparation. 5.25 talks about assessment and decision on information security events. इसका मतलब है कि information जो आपके पास organization की आ रही है उसको आप assess करो और फिर decide करो कि वो कौन सी category में जाती है, और उसके आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट उसका कुछ बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, उसको आगे रिपोर्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो. सो कमिंग टू 5.26 इट टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. कि आपकी कंपनी में कोई एक इंसिडेंट हो गया है तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. सॉरी, बेसिकली ऑफ कोर्स कंपनी में इस चीज़ के डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होते हैं and you have to refer to those policies, and once you refer to those policies आप उन्हीं के अकॉर्डिंग उस चीज़ में रिस्पॉन्ड करोगे. 5.27 टॉक्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. के हमने इंसिडेंट हो गया, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया, अब इससे हमारे को लर्निंग क्या मिल रही है, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में इंसिडेंट ना हो. कलेक्शन ऑफ एविडेंस, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन. चार चीज़ें होती हैं उसमें, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, acquisition and preservation of evidence related to information security events. Now 5.29 it comes on information security during disruption. मतलब कि अगर कोई चीज़ डिसरप्ट हो रही है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करोगे. ओके, ICT रेडीनेस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी इज़ 5.3. अगेन ये 5.3 नहीं है, ये 5.30 है, बट जैसे मैंने बताया 5.2 और 5.3 ऐसे ही लिखते हैं ये. इट टॉक्स अबाउट बिजनेस रेडीनेस. It should be planned, implemented, maintained and tested. चार चीज़ें हैं, planned, implemented, maintained and tested based on the business continuity objectives. Now coming to 5.31 legal, stat, regulatory and contractual requirements. चार चीज़ें बात कर रहे हैं हम. legal जो land law of the land है, statutory जो standard वाली बॉडी हमें बताती है, रेगुलेटरी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे आई थिंक RBI, और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स जो हमारे अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुए हैं वो हमें कैसे मीट करने हैं. इट टॉक्स अबाउट 5.31. उसके बाद 5.3 टॉक्स अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ओके, नाउ 5.33 टॉक्स अबाउट so 5.33 talks about protection of records. Okay, I'm screen पे now. Okay,
Okay, so 5.33 talks about protection of records, and records shall be protected from, पता नहीं मेरी स्क्रीन जो है, चलो 5.33 it talks about protection of records from loss, destruction, falsification and unauthorized access. 5.34 talks about PII, that is privacy and protection of personally identifiable information. 5.35 talks about independent review of information security. मतलब कोई मतलब biased review नहीं होना चाहिए, independent review होना चाहिए. 5.36 talks about compliance with policies, rules, standards for information security, and 5.37 talks about documented operating procedures that are well defined in an organization. Now with this we complete our first control domain, that is called organization controls. इसके 37 controls हमने complete कर दिए हैं. इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करो या यहाँ पे नीचे कमेंट्स में लिखो, एंड वी विल टेक अ शॉर्ट 1 minute break, and we'll come back to the next set of controls, that is people controls. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को प्लीज़ इन्फॉर्म करो. ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, होता तो आप मेरे को बता देते हैं. ओके, सो कमिंग टू पीपल कंट्रोल्स इज़ द सेकंड कैटेगरी ऑफ कंट्रोल्स. तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हमारे पास 4 टाइप के कंट्रोल्स हैं ये वाले न्यू स्टैंडर्ड में. दिस इज़ अ बेसिकली स्टैंडर्ड जो है, इट इज़ नॉट अ रेगुलेशन, इट इज़ अ स्टैंडर्ड. तो इसमें 4 टाइप के कंट्रोल्स हैं एज अपोज टू जो 2013 वाले स्टैंडर्ड में था, जिसमें 13 कंट्रोल डोमेन्स थे. इसमें सिर्फ 4 हैं: ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल. सो अब हमने फर्स्ट वाला कर लिया है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल. नाउ कमिंग टू पीपल कंट्रोल्स का फर्स्ट है स्क्रीनिंग, विच टॉक्स अबाउट कि अगर आप किसी कैंडिडेट को हायर कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसकी एथिक्स और उसका लीगल बैकग्राउंड चेक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रेगुलेशंस. जो अगर आपने देखा भी हो कि अगर आप किसी फर्म में अप्लाई करते हो तो वो आते हैं आपके घर पे चेक करने कि आप कहाँ रह रहे हो, आपकी प्रीवियस फर्म कहाँ है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं. कमिंग टू 6.2 विच टॉक्स अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो, जनरली ऑफर लेटर होती है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखे होते हैं, बट देन आई एम नॉट श्योर, every company has a different method of implementing this. 6.3 talks about information security awareness, education and training. आपको आपने देखा होगा कि आपकी कंपनी में टाइम बाय टाइम आपको अवेयरनेस मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, एजुकेशन मिलती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में कि हमारी कंपनी ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही है. ओके, 6.4 टॉक्स अबाउट डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस, विच इज़ बेसिकली कि अगर आपने कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आप गए हो और आपने कुछ गलत काम किया है, और अगर वर्स्ट सिनेरियो आपने कुछ कंपनी का कुछ आपसे डेटा अगर लीक हो जाता है तो, या क्लाइंट का डेटा लीक हो जाता है, तो कंपनी आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है. दैट एक्शन इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ डिसिप्लिनरी प्रोसेस. और 6.4 कंट्रोल उसी के बारे में बात कर रहा है. सो लास्ट 3 कंट्रोल्स आर 6.5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आफ्टर टर्मिनेशन और चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आजकल मैंने एक्चुअली गलती हो गई यहाँ पे लगती मैं, बट आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आ रही है कि अ लेडी आफ्टर हर टर्मिनेशन चेंज्ड ऑल द असेंशियल एडमिन पासवर्ड्स ऑफ हर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज शी वॉज बैडली ट्रीटेड इन हर ऑर्गेनाइजेशन. पर ये उस लेडी ने कर दिया क्योंकि मे बी ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी, या इट विल नॉट बी अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बट आप ऐसा नहीं कर सकते. दैट इज़ अगेंस्ट द कंपनीज लॉज एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स. सो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं जो वैलिड हैं इवन आफ्टर टर्मिनेशन और चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, आप अपने इस कंपनी के कंपेटिटर को या किसी क्लाइंट को जाके नहीं ज्वाइन कर सकते अनटिल अनलेस आप एक NDA साइन कर सकते. मतलब आपकी कंपनी आपको वेव ऑफ देगी कि हाँ भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ये जाके हमारे सामने वाले की कंपनी को या किसी को ऐसे को
सेम बिजनेस में ज्वाइन कर लें। जनरली कुछ कंपनीज इसको इन्फोर्स करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, depending on the structure and the kind of services they offer. 6.6 talks about confidentiality और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स कि आप किसी को अपनी इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते हो कंपनी की. 6.7 talks about remote working. Basically it is implemented when you are working remotely or work from home, जैसे अभी हमने कोविड में देखा था. 6.8 is the last control of this control family, which talks about information security event reporting. मतलब the organization shall provide a mechanism for a employee to report observed or suspected information security events through appropriate channel in a timely manner. मतलब टाइम रहते आपको कोई जनरली कंपनी का एक ईमेल आईडी या कुछ ऐसा पोर्टल होता है जहाँ पे आप इन्फॉर्म कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई मैल प्रैक्टिस हुई है, या अगर आपको लगता है कि कोई अटैक हो रहा है आपके कंप्यूटर पे और आपको इमीडिएटली ये सब कुछ प्रिवेंट करना है, तो कंपनी इन टर्म्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इवेंट कोई एक रिपोर्टिंग का एक पोर्टल होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ फटाफट से उनको information दे सकें. With this we control our we complete our second what do you say we complete our second set of controls for ISO 27001 2022, which is people controls. I'm going to take a short 30-second 1-minute break. अगर किसी को कोई doubts हैं please ask me in the comments. And with this we have officially completed half the ISO 27001 2022 lead auditor. बेसिकली ये क्रैश कोर्स ही कहूँगी मैं तो इसको, क्रैश कोर्स और क्या होते हैं. ठीक है, तो हमने हाफ कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको कोई इंटरव्यू में कोई भी पूछे कि बताओ भाई 27001 2022 क्या होता है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये 4 फैमिलीज़ में होता है. इसके 94 कंट्रोल्स होते हैं. फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स, सेकंड होता है पीपल कंट्रोल्स. ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स में 37 कंट्रोल्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस किए. पीपल कंट्रोल्स में 8 कंट्रोल्स होते हैं जो कि एम्प्लॉई के स्क्रीनिंग से लेके रिमोट वर्किंग से लेके बहुत चीज़ें गाइडलाइंस ले करते हैं. अब 2 बचते हैं कंट्रोल फैमिलीज, दैट इज़ फिजिकल कंट्रोल्स एंड टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स, जिस पे आई एम गोइंग टू कम नेक्स्ट. सो इफ़ देर आर नो डाउट्स आई थिंक आई जस्ट टेक 30 seconds more and we'll proceed. ओके, सो आई थिंक वी आर रेडी टू गो, क्योंकि किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं है. तो ये आते हैं हमारे फिजिकल कंट्रोल्स. इसमें होते हैं हमारे 14 कंट्रोल्स. ओके, तो फटाफट से इनको शुरू करते हैं. 7.1 टॉक्स अबाउट फिजिकल सिक्योरिटी एंड पेरीमीटर्स. मतलब कि एक कंपनी की बाउंड्री होती है, फिजिकल सिक्योरिटी होती है जो कि वेल डिफाइंड होती है, एंड इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द एरियाज दैट कंटेन इंफॉर्मेशन एंड अदर एसोसिएटेड assets of the company. 7.2 talks about physical entry, that is secure areas shall be protected by appropriate entry protocol. जैसे आपका एक्सेस टैग होता है या बायोमेट्रिक्स होता है या गेट्स होते हैं बड़े बड़े, बार्ब वायर्स होती हैं. 7.3 टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग ऑफिसेज, रूम्स एंड फैसिलिटीज़. बहुत सारे तरीके होते हैं सिक्योर करने के, यू कैन गूगल देम. 7.4 टॉक्स अबाउट फिजिकल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग. इसका मतलब है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फॉर अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस, क्योंकि ये बेसिकली फिजिकल कंट्रोल्स हैं. तो फिजिकल एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेमिसेस जो हैं कंपनी के, दे शुड बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली फॉर unauthorized physical access. 7.5 talks about protecting physical and environmental threats सच एज नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, अर्थक्वेक हो गई, फायर हो गई, बिजली चमकने से फायर हो गई, नहीं तो बाढ़ आ गई, फ्लडिंग हो गई, एंड अदर इंटेंशनल और अनटी इंटेंशनल थ्रेट्स, फिजिकल थ्रेट्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर. 7.6 इज़ वर्किंग इन सिक्योर एरियाज. ऑफकोर्स जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो इट शुड बी सिक्योर. 7.7 टॉक्स अबाउट क्लियर डेस्क एंड क्लियर स्क्रीन पॉलिसी. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी विच मीन्स कि अगर आपने कोई नोट्स लिखे हैं, पासवर्ड लिखे हैं, तो आप ऐसे अपने डेस्क पे चिपका के नहीं जा सकते हो या यहाँ पे अपने नोट्स रख के नहीं जा सकते हो. यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ क्लीन डेस्क and remove all the removable storage media, and then clear
screen rules means you should always lock your screen as well when you're not working or when you're going out for a break. 7.8 talks about equipment setting and protection, which is very self-explanatory. 7.9 talks about security of assets of premises. 7.10 talks about स्टोरेज मीडिया. स्टोरेज मीडिया इज़ एक्चुअली, मेरे को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि स्टोरेज मीडिया जो है वो मैनेज होना चाहिए अपनी पूरी लाइफ साइकिल में. अब आप कहोगे कि स्टोरेज मीडिया की लाइफ साइकिल क्या होती है. स्टोरेज मीडिया की लाइफ साइकिल होती है फ्रॉम द डे इट इज़ एक्वायर्ड, एक्विजिशन, उसके बाद हमने ले लिया तो उसके बाद उसका यूज़ होता है. सेकंड इज़ यूज़. द थर्ड इज़ अगर हमें उसका कहीं ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसपोर्टेशन. एंड फोर्थ इज़ कि हमने अब यूज़ कर लिया, सब कर दिया, अब हमें नहीं चाहिए तो उसका डिस्पोजल इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन स्कीम. ठीक है, तो ये ज़रूरी है काफ़ी if you're handling the storage media. 7.11 talks about supporting utilities, which is basically from power failures, disruptions, fires and stuff like that. 7.12 is cabling security, कि जो आपकी केबल है उसका बहुत ध्यान होना चाहिए कि कहीं बीच में कोई कट करके आपका इंटरसेप्ट ना कर रहा हो, इंटरफेयर ना कर रहा हो, कोई डैमेज ना कर रहा हो. तो पावर केबल एंड डेटा केबल और ये सारी केबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो